हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूजीसी नेट यानी एनटीए नेट की वेबसाइट में जो फ्री मॉक टेस्ट दिए होते हैं उसमें हम प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं। और जो भी आपके ऑल एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूजीसी नेट का आरपीएससी और यूपीएचएससी पीजीटी ऑल एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ पर तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि हमारी किस लेवल में तैयारी हो रही है। तो देखिए, करना क्या है आपको, अपने फ़ोन के ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र में जाना है। ठीक है, और इसको आप लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ क्रोम में। तो आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। इसको अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गूगल में टाइप करना है www.nta.ac.in। ठीक है, और सर्च कर देना है। ठीक है, ये पहले ही खुल गई वेबसाइट। लेकिन अगर आप एनटीए नेट करके भी लिखें तो आपको ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके ये देखिए दूसरे नंबर पर आ रही है। यहाँ पर साइट में आपको जाना है। ठीक है, और इसको जूम करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन लिखे गए हैं ग्रीन में। इसमें आपको ये जो मॉक टेस्ट लिखा है इसमें क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है, देखिए जूम करके देखिए, सेलेक्ट एग्ज़ाम करना है और अपना सब्जेक्ट पेपर डालना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो हम सेलेक्ट टाइप करेंगे तो यूजीसी नेट कर देते हैं। और पेपर में हम देखिए, हमें यहाँ पर बहुत सारे पेपर दिए गए हैं, इसमें से सोशियोलॉजी को चुनना है और देखना है हमको। अगर हम स्क्रॉल करते रहेंगे इससे नीचे तक तो सोशियोलॉजी के और भी ईयर्स के हमको ये पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सोशियोलॉजी का पेपर यहाँ पर मिल गया है हमें, जो जून 2019 का है और पेपर 2 है ये। तो हम इसे क्लिक करेंगे और अगर हम नीचे को भी स्क्रॉल करें तो और भी ईयर के हमको पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर में स्टार्ट मॉक टेस्ट है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें जब हम ऑनलाइन रियल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कंप्यूटर में हमें यहाँ पर पासवर्ड में यूज़र नेम वहाँ पर सिलेक्ट रहता है और पासवर्ड में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है बिना उसमें स्लैश लगाए। ठीक है, डायरेक्ट जैसे 01 और महीना है 2। ठीक है, तो 02 करके और सन 1995 ऐसे करके हमको उसमें डालना पड़ता है। तो यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं करना है, ये सीधे ही लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, इसे हम लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं ये सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर से। ठीक है, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें ये एरो में क्लिक करना है और इसमें हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इसे हमें हिंदी सेलेक्ट करना है तो ये हिंदी में आ गया। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसे आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर टाइम होता है तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक, जैसे इसमें ये देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है वाइट कलर के सिंबल में आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं। ठीक है, और रेड कलर के बॉक्स में लिखा है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ग्रीन में लिखा है आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। ठीक है, और पर्पल में गोले में लिखा हुआ है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनः विचार के लिए चिन्हित किया है। यानी कि आंसर देखिए, हम इसको अगर हमें किसी आंसर पर डाउट है तो उसको करके हम सेव करके उसको फिर से अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम उसे रीड आउट फिर करने आएंगे, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और पर्पल और ग्रीन का सिंबल में आता है कि प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। नीचे को आना है आपको, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स दिया गया है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड ग्रीन कलर का है इसमें क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका खुल के आ गया है पेपर।
तो ये देखिए यहाँ पर पेपर खुल चुका है और जैसे आप रियल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये जो गिनतियाँ लिखी गई हैं यहाँ पे 1 से लेके 100 तक, ये आपको कंप्यूटर में राइट साइड में इस साइड पे यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। और क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं 1 से लेके 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुर्कीम के अनुसार समाज में निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अहंकारी, दूसरा है भाग्यवाद संबंधी, तीसरा है परार्थी और चौथा है नामन विकारी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है वो है चौथा, ठीक है। और अगर जैसे आपको हिंदी में कोई टफ लैंग्वेज दिख रही है और समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर से आपको ऑप्शन दिया होता है एग्ज़ाम में भी। आप ये देख रहे हैं हिंदी लिखा है ना, इसमें यहाँ पर एरो बना है, इसे क्लिक करके आप इसे इंग्लिश करेंगे तो ये देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया। ऐसा ही आप एग्ज़ाम्स में भी कर सकते हैं। जो टफ लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मैं क्लिक करती हूँ और अभी हम इसको हिंदी रहने देते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए जैसे मैंने सेव करा तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन ग्रीन हो गया, यानी कि मैंने इसका आंसर दे दिया। ग्रीन का मतलब आंसर कर दिया है हमने। ऐसे करके कि 100 तक हमें ग्रीन ही करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है गहन विवरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कार्ल मैनहेम, अल्फ्रेड सोज, इरविंग गॉफमैन और चौथा दिया है क्लिफोर्ड गेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा गहन विवरण से जो संबंधित हैं वो हैं क्लिफोर्ड गेट्स। तो 4 आंसर यहाँ पर सही होगा और हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए दूसरा भी ग्रीन हो गया। अगर मैं इसको देखना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं। तुर्कीम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी? रेड इंडियन, ट्रोवियांडा द्वीपवासी, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन अरुंटा और चौथा है अफ्रीकी जिप्सी। तो जैसे मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके अगर मैं, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ पर पर्पल कलर का हो गया है ये जो नंबर है। इसको हम फिर से आकर चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टाइम बचता है तो, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट है तो मैं फिर से आऊँगी इसमें, ठीक है। लेकिन हमें आंसर को ग्रीन ही करना है लास्ट में, जब हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है तो ऐसे छोड़ना नहीं है उसको इस कलर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, किसने समग्र सस्ता शब्दावली को लोकप्रिय बनाया है? पहला ऑप्शन है एफ्टोनिज, इरविंग गॉफमैन, टॉलकट पार्सन और कार्ल मैनहीम। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। इरविन गॉफमैन ने समग्र सस्ता जो शब्दावली थी वो दी थी। तो 2 आंसर सही होगा, तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें बैक क्वेश्चन में जाना है तो हमें क्या करना है, देखिए अगर हमें जो हमने आंसर कर दिया है फिर से हमें दूसरे क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चनों में जाना है। देखो अगर मैं दबाऊँ, देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं दबा रही हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और फिर से मैं इसे पढ़ के जो मुझे डाउट था आंसर में, मैं उसे फिर से चेंज करके सेव कर सकती हूँ। देखिए तुर्कीम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन 3 नंबर का आंसर है। ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा जो जनजाति थी उसमें इन्होंने कार्य किया था टोटमवाद का। तो ये 3 करके अगर मैं फिर से सेव करूँ तो देखिए ये जो तीसरे नंबर का सिंबल है ये ग्रीन हो गया। तो ऐसे ही हमें करना है। अब हम फिर से 5 नंबर का जो ये बटन है इसको दबाते हैं। ये देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा गया है कि जो हैबरमास हैं उन्होंने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया? नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, संरचन का सिद्धांत और संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। तो इन्होंने जो बात की थी
वो की थी किस पे, इन्होंने संचार यानी संप्रेषणात्मक क्रिया का जो सिद्धांत दिया था, संचार के बारे में बताया, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। ठीक है, तो हमको 4 में क्लिक करके, ये देखिए ब्लू आ गया है, 4 में क्लिक करके हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। हमें प्रश्न करते समय प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत टाइम मिला होता है, तो आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी में ये होता है जो हमें आ रहे होते हैं प्रश्न वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है। देखिए, टोलगट पार्सन्स ने कर्ता के निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरण पर कार्य नहीं किया है। देखिए, इसमें पूछा गया है नहीं किया है पार्सन्स ने। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमने जो पार्सन्स ने कार्य किया है उस पर हम आंसर कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है मूल्यांकनकारी, संख्यात्मक, और चौथा है तीव्र संवेगों का विमोचन। ठीक है, तो इसका राइट होना चाहिए, ये देखिए टोलगट पार्सन ने संज्ञानात्मक में कार्य किया है, मूल्यांकन कार्य भी किया है, और तीव्र संवेगों का विमोचन। तो यहाँ पे जो टोलगट पार्सन्स ने कार्य नहीं किया है वो इसमें है तीसरे नंबर का, संख्यात्मक के बारे में इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करी है, तो तीसरा हमारा हो जाएगा, और हमें इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें सूची मिलानी है फर्स्ट को सेकंड से। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें दिया गया है इमाइल दुर्खिम, किलफोर्ड गेट्स, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, माइकल फुको, और यहाँ पर समाजशास्त्री परंपराएं दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकार्यवाद की बात करते हैं इमाल दुर्खिम, तो ए का 4 होगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। किलफोर्ड गेट्स से बात करते हैं आपका व्याख्यात्मक, और लेवी स्ट्रॉस ये बात करते हैं संरचनावाद की, तो सी का फर्स्ट होगा। सी का फर्स्ट देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ फर्स्ट वाले में है। ठीक है, और ये जो माइकल फूको हैं ये हैं उत्तर आधुनिकतावाद, तो ए का 4 और बी का थर्ड हमें मिल रहा है। ऑप्शन जो विकल्प दिए गए हैं इसमें फर्स्ट वाला है, तो देखिए ये वाला है, तो हम 1 नंबर के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 है, देखिए हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है वैधता, दूसरा है तार्किकता, तीसरा है अभिप्रेरण, और चौथा है संवेगात्मक। ठीक है, तो इसमें हैबरमास जो हैं वो वैधता की बात करते हैं और तार्किकता की भी बात करते हैं, और अभिप्रेरण की बात भी इन्होंने करी है। ठीक है, पूंजीवादी समाजों में, लेकिन संवेगात्मकता की बात यहाँ पर क्या नहीं करते हैं। तो नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर सही होगा। तो हम ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैंने कर लिया है, और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सेव हो गया है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन हो रहे हैं सिंबल, ये 1 से अभी 8 तक ग्रीन है, तो ऐसे ही हमें ये 100 तक ग्रीन करने हैं, कोई भी प्रश्न हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उसी का ही हमें नंबर दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची मिलान करनी है, लेखक दिए गए हैं और उनका योगदान दिया गया है। तो देखिए पहले लेखक को पढ़ लेते हैं, मैक्स वेबर, इरविन गॉफमैन, गिडिंग्स और डेविड हेल्ड, और योगदान में पढ़ेंगे हम इंटरेक्शन, रिचुअल, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, द रिलीजन ऑफ इंडिया, माइल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो द रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन के बारे में जो बात करते हैं वो है मैक्स वेबर, तो फर्स्ट ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का और बी का होगा आपका फर्स्ट इरविन गॉफमैन, इंटरैक्शन, रिचुअल। ठीक है, बी का फर्स्ट यहाँ पर किस में दिख रहा है, देखिए ए का 3 और बी का फर्स्ट दिख रहा है तीसरे नंबर के ऑप्शन में, और ए गिडिंग्स का हो जाएगा
आपका सेकंड, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, और डेविड हेल्ड का होगा 4, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा, और इसे हम सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्टिक्शन जो कृति है ये किसने लिखी है? 1981 में लिखी थी जो। ऑप्शन दिए गए हैं एंथोनी गिडिंग्स, पियरे बोर्दियो, सी गेट्स, जुगरन हैबरमास। तो इसका राइट आंसर जो होगा, डिस्टिक्शन ये बुक लिखी गई है पियरे बोर्दियो के द्वारा। तो ऑप्शन 2 को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जैसे-जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये सिंबल ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदुवाद के आदर्श प्रारूपिक आइडल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? तो ऑप्शन है एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, कबीर, पेरियार। ठीक है, तो हिंदूवाद के आदर्श प्रारूप की जो बात करते हैं वो करते हैं सांस्कृतिक विषय के रूप में एम के गांधी यहाँ पर होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेव कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जीएस घुरिये की कृति नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, क्लास कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, ये जीएस कुरियर की बुक है। द शेड्यूल्ड कम्युनिटी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये भी जीएस कुरियर की है। और इंडियन साधुस, ये भी जीएस कुरियर की है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है नंबर की द शेड्यूल्ड कम्युनिटी, ये बुक जीएस कुरियर की नहीं है, तो हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी 3 जो बुक दी गई हैं ये जीएस कुरियर की है, तो इसको दूसरे नंबर पे सिलेक्ट करके हमने सेव कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वर्ग, दल या पार्टियां, वर्ग परिस्थिति, और चौथा ऑप्शन है परिस्थिति। तो मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? तो यहाँ पर होना चाहिए दल या पार्टियां, इनमें सदैव जो है संघर्ष बना रहता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2 हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम सेव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया जिनमें पूंजीवाद में आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है? एडवर्ड सईद, जे हैबरमास, मैनुअल कॉसलस, किलफोर्ड गेट्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 3 लग रहा है, मैनुअल कॉसलस। ठीक है, यही पूंजीवाद में आर्थिक जो सामाजिक रूपांतरण है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। ये हमने सेव कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों स्वनियमों अगला क्वेश्चन है, किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किया था? सी लेवी स्ट्रॉस, ए आर रैटक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, और एस एफ नाडिल। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, नातेदारी प्रणाली की बात करते हैं, सी लेवी स्ट्रॉस। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और इसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है,
कौन विचारवादात्मक आधुनिकीकरण रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है? तो ऑप्शन है एडवर्ड सईद, जे हैबरमास, मैनुअल कॉस्टलस, एंथनी गिडिंग्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए, आधुनिकीकरण की बात यहाँ पर करते हैं एंथोनी गिडिंग्स। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट के नाट्यशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पार्श्व मंच, साइड स्टेज, रहस्यकरण, तीसरा है अग्रमंच और चौथा है प्रभाव प्रबंधन। तो गवर्नमेंट के नाट्य शास्त्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर रहस्यकरण की बात गवर्नमेंट करते हैं, अग्रमंच की भी बात करते हैं, ठीक है, प्रभाव प्रबंधन की भी बात नाट्य शास्त्र के अंतर्गत कही है इन्होंने, लेकिन पार्श्व मंच साइड स्टेज की बात यह नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो ये हमें देखना है। रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका, ठीक है, कार्ल मैनहाइम जर्मनी, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस फ्रांस और एंथनी गिडिंग्स इंग्लैंड दिया गया है इसमें। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है। कार्ल मैनहाइम जर्मनी से है, लेवी-स्ट्रॉस फ्रांस से और एंथनी गिडिंग्स इंग्लैंड से है, लेकिन रॉबर्ट रेडफील्ड जो है ये अमेरिका के नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो ये हम सेव कर लेते हैं। अवधारणा का प्रचालनीकरण, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ऑप्शन 1 में है अवधारणा के आनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना, 2 में है अवधारणा को सिद्धांत से जोड़ना, तीसरा है अवधारणात्मक शोध करना और चौथा है आपका नई परिस्थिति का प्रचालन करना। तो अवधारणा का प्रचालनीकरण ये क्या है पूछा गया है, तो इसका राइट होना चाहिए धारणा के अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना, क्योंकि वो अवधारणा के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 को हम सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन है जॉन डीवी, थॉमस एस कुहन, डेविड हेल्ड, मैनुअल कॉस्टलस। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की जो बुक है ये है आपकी थॉमस एस कोहन की लग रही है। ठीक है, तो ये अभी चेक कर लेंगे। 2 ऑप्शन को हम रखते हैं यहाँ पर, इसको डाउट में रखते हैं, तो हम इसे अभी चेक करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है और बी में है सिद्धांत शोध का एक परिणाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है, ए और बी दोनों सही है या ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित है। हुँ, सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित है। सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, हाँ करता है, और सिद्धांत शोध का एक परिणाम है। हाँ, सिद्धांत शोध का एक परिणाम है। क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करेंगे या जैसे थ्योरी दी हैं हमारे जो विद्वान हैं, अगस्ट कॉम्ट, तुर्कीम, इन लोगों ने, उनके वो सिद्धांत ही हैं। ठीक है? एक रिसर्च के तहत ही वो सिद्धांत निकले हैं। तो ए और बी मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही होगा। ए और बी राइट है। तो 21 नंबर के हमको ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन जो तीसरा है, इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करके हम सेव करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा गुणवत्तापरक सही नहीं है? ए ऑप्शन है, यह आगमनात्मक उपागम का उपयोग करता है। बी ऑप्शन है, सकारात्मकवाद को प्राथमिकता देता है। और सी है, व्याख्या को सम्मिलित करता है। डी है, मान्यता निर्णय वैल्यू जजमेंट को सम्मिलित करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन 2, सकारात्मकवाद को प्राथमिकता देता है। ठीक है, गुणवत्तापरक शोध सकारात्मकवाद को प्राथमिकता देता है, ऑप्शन 2 सही होगा। तो हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ सशर्त रूप से संबंधित हैं या एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं हैं। और डी है ऑप्शन, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। तो इसका राइट होगा ऑप्शन 3, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है, क्योंकि जो एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक नल शून्य परिकल्पना होती है, वो तभी शून्य होती है जब ये दोनों चर वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं होते हैं, तभी इसे नल परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। इसे सेव करते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन को पढ़ के जितने भी आंसर आप सही दे रहे हैं या गलत हो रहे हैं आपके, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी किस प्रकार की हो रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप रिलेटेड हो, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसमें मिल जाएँगे आपको। ठीक है? अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इसमें अधिक बड़ी जनसंख्या से प्राप्त एक प्रतिदर्श सैंपल का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, इसमें समय के एक एकल बिंदु का संदर्भ होता है। और चौथा है, इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। तो जो इसका राइट आंसर लग रहा है, वो लग रहा है मुझे सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं। इसमें नियंत्रण हाँ 4 इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। तो हम यहाँ पर 4 को रखते हैं अभी, डाउट में रखते हैं इसको। ठीक है? इसको मार्क फॉर रिव्यू में रखते हैं हम। अभी चेक करेंगे थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। सोच संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। स्पष्ट, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित या एक दूसरे से संबंधित। तो सोच संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 2 जो लग रहा है, 2 है 2 व्यापक। ठीक है? व्यापक, लेंथी नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट में अगर प्रश्न होंगे तो वो समझने में भी आसान होंगे। ठीक है? तो व्यापक नहीं होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करके हम सेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड साइंस? ठीक है? ये पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? सी राइट मिल्स, ए एफ चॉलमेर्स वाइसिंग और बी के पटनायक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ए एफ चॉलमेर्स। ठीक है? ये व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड साइंस, ये बुक चॉलमेर्स की है। तो ऑप्शन 2 को हम सेलेक्ट करके सेव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान कहलाता है। माध्य, बी है माध्यिका, सी है बहुलक और डी है मध्य बिंदु। तो मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका माध्यिका। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन 2 को हम सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब 28 क्वेश्चन में हम आ गए हैं। तो 28 क्वेश्चन है, एक लिकर्ट पैमाना, लिकर्ट स्केल किसका मापन करता है? ऑप्शन 1 में है सहसंबंध, 2 में है अभिवृत्ति, 3 में है विचलन और 4 में है संतुष्टि। ठीक है, तो इसका राइट होना चाहिए ऑप्शन 2 अभिवृत्ति। इसका सही होना चाहिए, एक लिकर्ट पैमाना हाँ, अभिवृत्ति का मापन करता है। ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, शोध में निर्जातीय
रूपक कथा, इथ्नोग्राफिक एलिगोरी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऑप्शन 1 दिया गया है सांस्कृतिक संव्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। दूसरा है बड़े पैमाने में संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण। तीसरा है अध्ययन किए गए जनसंख्या के प्रकार की व्याख्या करना और चौथा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना। तो नृजातीय रूपक कथा का अर्थ जो है वो होगा सांस्कृतिक व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। तो इसे सिलेक्ट करके हम सेव करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। शोध के किस चरण के दौरान कूट संकेतन कोडिंग आवश्यक है? पहला ऑप्शन है प्रतिदर्श सैंपल प्राप्त करने से पहले। दूसरा है आंकड़ों के संग्रहण से पहले। तीसरा है संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद। और चौथा है आंकड़ों के तालिकाकरण के बाद। शोध के किस चरण के दौरान कूट संकेतन आवश्यक है? तो इसका राइट होगा आपका ऑप्शन 3, संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा, तो सेव करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक गुणवत्तापरक और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सहसंबंध गुणांक, दूसरा है फाई गुणांक, तीसरा है काई स्क्वायर और चौथा है टी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, काई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि गुणवत्तापरक और एक मात्रात्मक वेरिएबल्स की बात हो रही है, उन दोनों के बीच के संबंध को मापने की यहाँ पे बात हो रही है, तो तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 32। किस प्रकार के शोध में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है? ऑप्शन 1 है गुणवत्तापरक, दूसरा है मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल ड्यूमोंट निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? पहला है प्रकार्यात्मक, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है सांस्कृतिक और चौथा है पौराणिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सांस्कृतिक। इसे हम सेव करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? लिंटन, लुडबर्ग, मिकाइवर, हर्स्कोविट्ज। भूमिका परिस्थिति का, तो भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। भूमिका परिस्थिति के बाद लिंटन करते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है? एच गॉर्फिंकल, ए गिडिंग्स, ई लीच और चौथा है पी बोर्दियू। हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके से में उनके अनुभवों का संचरण करता है। तो हैबिट्स की जो बात करते हैं, ये करते हैं पियरे बोर्दियू। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, हैबिट्स की बात पियरे बोर्दियू करते हैं, तो ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव करेंगे। अगला प्रश्न है, किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? यहूदी, भारतीय, चीनी, कैनेडाई। समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में भारतीय, चीनी, कैनेडाई। तो यहाँ पर राइट होना चाहिए वैसे। हम्म, एक लग रहा है।
तो अभी इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, तो चलिए इसको सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे। उम, अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप से है? रीति-रिवाज, मूल्य, परंपरा या नियम? तो इसका राइट होगा ऑप्शन 4 नियम, रूल्स। ठीक है, नियम। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 को हम सेव करते हैं। अगला प्रश्न है, किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन 1 है आर के मर्टन, बी मैलिनोवस्की, रैटक्लिफ ब्राउन, एच स्पेंसर। ठीक है, तो संस्कृति के प्रकारवादी सिद्धांत की बात यहाँ पर बी मैलिनोवस्की 2, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति की बात मैलिनोवस्की करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव करेंगे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, सत्ता, शक्ति, तार्किकता, वैधता, ये अवधारणाएँ दी गई हैं और यहाँ पर व्याख्या दी गई है। तो सत्ता का आएगा आपका, ये मैक्स वेबर का है, शक्ति का वैध रूप। ठीक है, सत्ता का हो जाएगा तीसरा और बी शक्ति का हो जाएगा निजी स्रोत पर निर्भर। ठीक है, तार्किकता आपका आएगा यहाँ पर सी का फर्स्ट, तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार। सी का फर्स्ट होगा। वैधता का आपका होगा, डी का हो जाएगा सेकंड, सामाजिक रूप से स्वीकार्य, वैधता, वैलिडिटी। ठीक है, तो फर्स्ट सत्ता का हो जाएगा तीसरा, ए का 3, बी का हो जाएगा 4, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 ढूँढते हैं यहाँ पर और बी का 4 मिल रहा है ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो ऑप्शन 3, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन 3 को हम चूज़ करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक स्थिरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जाति पर प्रयुक्त किया था? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ए. बेतई, जी.एस. घुरिये। तो जो सामाजिक स्थिरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जाति में प्रयुक्त किया था, ये किया था आपका ऑप्शन 3 ए. बेतई ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 को हम चूज़ करके यहाँ पर सेव कर देंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र? इसकी बात करते हैं, बी मैलिनोवस्की। बी मैलिनोवस्की, तो फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से काव्योइड का सर्वोत्तम वर्णन है? पहला ऑप्शन है पति रोगी का जीवन बिताता है, दूसरा है पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं, तीसरा है नातेदारी का व्यवहार, चौथा है पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1 पति रोगी का जीवन बिताता है। 1 ऑप्शन राइट होगा, तो हम 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रूप में पुनर्लुआन का वर्गीकरण किया है? जेपी मर्डॉक, पीएन प्रभु, एलएच मॉर्गन, केएम कपाड़िया। तो पुनर्लुआन का वर्गीकरण किया है एलएच मॉर्गन ने, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? आर एच लोवी,
ई दुर्गेम, डीपी मुखर्जी, पी बोरदोय। तो यहाँ पर पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने की परिभाषा है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा को, ठीक है? तो शिक्षा की बात जहाँ तक है, ये करते हैं हिमालय दुर्ग। तो ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 पे हम क्लिक करके सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर की है। ठीक है? द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। चौथा ऑप्शन है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखो वो पूछ रहा है कि आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज में। तो आदिकाल में भी एक शासक वर्ग होता था, एक शोषित वर्ग, और आधुनिक काल में भी अभी एक लेबर वर्ग यानी शोषित वर्ग है और एक पूंजीपति वर्ग जो शासन कर रहा है। ठीक है? अभी भी है। तो यहाँ पर जो बुक उससे रिलेट करती है वो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि है इमानुएल दुर्कheim की बुक। ठीक है? तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन 1 को हम सिलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 3 वॉल्यूम्स में इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसका लेखक कौन है? पॉल रेविनो, मिशेल फुको, पीटर ब्राउन, सेंट ऑगस्टिन। तो द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, ये बुक है मिशेल फुको। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसे हम सेव कर लेंगे। ठीक है? तो अब क्वेश्चन नंबर है 47। 47 क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम। तो सिलिकॉन वैली में परिवर्तित हो गया है। ऑप्शन 3 बेंगलुरु यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 को हम सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है, जिसमें अभिकथन ए है फाटक यानी द्वार उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्र को परिलक्षित करती है। तर्क आर है केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। ठीक है? तो नीचे दिए गए विकल्प हैं, तो जिसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे में है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इनमें से बताना है कौन-सा होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है? तो फाटक लगी कॉलोनियाँ उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्रों को परिलक्षित करती हैं। केवल व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। हुँ, क्योंकि जो गरीब झोपड़ी में रहते हैं वहाँ ज़रूरी नहीं है कि ऐसे फाटक यानी गेट लगे हों। ठीक है? ऐसी कॉलोनियाँ हों वहाँ। तो इसमें होना चाहिए जो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। हुँ, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन 1 को हम सिलेक्ट करते हैं और सेव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत
प्रतिशत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 लग रहा है, केरल हो जाएगा, ठीक है? केरल सेलेक्ट करते हैं अभी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है? तो ऑप्शन 1 है 2050, दूसरा है 2040, तीसरा है 2030 और चौथा है 2025 में, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो होना चाहिए 2030। 2030 को हम सेलेक्ट करके सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे? ये भी पढ़ाया था आपको मैंने, तो ऑप्शन पढ़ने की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मुझे। जीएस घुरिये है इसका राइट आंसर। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करती हूँ और इसे सेव कर लेती हूँ, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन 1 में है प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता, ग्रामीण समाज में होती है। कृषि अर्थव्यवस्था भी होती है ग्रामीण समाज में। प्रश्न को सही से पढ़ना है हमें, नहीं है पूछा गया है, ठीक है? कृषि की अर्थव्यवस्था भी कृषि होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है? विनिर्माण और उद्योग। चौथा है संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार भी ग्रामीण समाज में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर विनिर्माण, निर्माण और उद्योग ये शहरों में होते हैं, तो नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा करेक्ट, ठीक है? तो तीसरा सेलेक्ट करके हम कर देते हैं इसे सेव। अगला प्रश्न आपका है, किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहद परंपरा को प्रयुक्त किया है? एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, टी.के. उम्मन, मिल्टन सिंगर। रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहद परंपरा। तो ऑप्शन 4 मिल्टन सिंगर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन और तर्क, ये फिर से आ गया है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अभिकथन ए में ये क्या कह रहा है, 2001 और 2011 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में समग्र वृद्धि अधिक है, ठीक है? और तर्क आर में कह रहा है यह प्रवास के कारण है। तो इसमें वैसे ही पहले जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि ए सही है या आर सही है या दोनों सही हैं, ठीक है? तो इसका ए और आर दोनों सही है वैसे, सही है। दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि दिखती है। या प्रवसन का कारण, क्योंकि प्रवास के कारण तो और भी हो सकते हैं, यही नहीं हो सकता, तो सही है, लेकिन जो मुझे लग रहा है आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ ए और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भू संपत्ति प्रणाली प्राय किससे अधिक संबंधित है, ठीक है? भू संपत्ति प्रणाली, स्टेट सिस्टम। ऑप्शन ए है प्राचीन समाज, 2 है समाजवाद, 3 है सामंतवाद और 4 है पूंजीवादी समाज। तो भू संपत्ति प्रणाली किससे अधिक संबंधित नहीं है? तो प्राचीन समाज, समाजवाद, सामंतवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। सामंतवाद से भू संपत्ति प्रणाली का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाजवाद में होगा, प्राचीन समाज में भी होगा, पूंजीवादी समाज में भी होगा, लेकिन सामंतवाद में। ऑप्शन 3 को हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट्स और पीजेंट सोसाइटीज का लेखक कौन है? ऑप्शन है एरिक वुल्फ, 2 है ऑस्कर लाविस, 3 है रॉबर्ट रेडफील्ड और 4 है थियोडोर सैनिन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4 थियोडोर सैनिन,
क्योंकि पीजेंट सोसाइटी निकी है, ठीक है? तो ऑप्शन 4 हम सिलेक्ट करेंगे, सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारतीय गाँवों को का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? लघु गणतंत्र किसने कहा है बताइए? तो इसका राइट हो जाएगा चार्ल्स चार्ल्स मेटकॉफ राइट होगा यहाँ पर, ठीक है? जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें ऑप्शन पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा होता है, ठीक है? और बार-बार अगर हम एमसीक्यूज़ का प्रयास करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे तो हमें प्रैक्टिस से भी हो जाती है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, सत्ता का कौन-सा प्रकार अनोखी व्यक्तिक विशेषता पर आधारित है? पहला है पारंपरिक, दूसरा है वैयक्तिक, तीसरा है चमत्कारिक और चौथा है तार्किक विधिक। सत्ता का कौन-सा प्रकार अनोखी व्यक्तिक विशेषता, तो अनोखी में आ जाएगा आपका चमत्कारिक, करिश्मेटिक। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा, ठीक है? ऑप्शन 3 को चूज़ कर लेते हैं हम और सेव। अगला प्रश्न देखिए, किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? एंटोनियो ग्रोम्स्की, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है आर डहरनडॉर्फ। तो प्रभुत्व की बात यहाँ पर करते हैं ग्रोम्स्की, ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है? ऑप्शन 1 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? तो राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है, भू-क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, सिविल सोसाइटी। राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है, भू-क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, सिविल सोसाइटी। ऑप्शन 4 सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? वोट बैंक की बात कौन करते हैं? वोट बैंक शब्दावली, वोट बैंक की बात कौन करते हैं? तो वोट बैंक की बात करते हैं ऑप्शन 1 एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास ने वोट बैंक की जो अवधारणा है, शब्दावली दी है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम नहीं पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है, बी है विकास प्रगतिशील होता है, लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है, तीसरा है विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। तो आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। हाँ, नियोजित तरीके से अगर हम कार्य करेंगे किसी भी क्षेत्र के लिए या किसी भी समाज में तो विकास होगा, ठीक है? और विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। तो ऑप्शन बी और सी लग रहा है, बी एंड सी। तो हम 2 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, केवल बी और सी को, और सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? 1 में है विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि, आरक्षण, ठीक है? तो वेबर का कौन-सा नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो विशेषीकरण की बात कहते हैं ये, पदानुक्रम भी बोलते हैं, पदावधि। लेकिन कहीं पर भी मैक्स वेबर ने आरक्षण की बात नहीं कही है, तो नहीं पूछा गया है। हम 4 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 63 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे 64 आ गया है हमारे सामने। देखिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं और रोज़ अगर आप प्रैक्टिस करें एक ही क्वेश्चन की भी, तो एग्ज़ाम्स आने से पहले आपकी बहुत
ज़्यादा तैयारी हो जाएगी और वो जो एक फ़ोबिया होता है ना एग्ज़ाम का और एक डर होता है मन में, वो निकल जाएगा आपका। तो इसी तरह तैयारी करनी चाहिए, जभी भी खाली समय हमें मिले, ठीक है? तो देखिए अगला प्रश्न है इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, यह किसका कथन है? बताइए, ये तो बहुत फ़ेमस कोटेशन है। हुँ, ऑप्शन है जीमोस्का, के मार्क्स, वी पेरेटो, एल फ्यूरबर्ग। तो इसका इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, ये कहाँ है? विल्फ्रेड पेरेटो ने। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 को चूज़ कर लिया है हमने, सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक बुक के लेखक कौन है? रॉबर्ट प्रिटनम, जैन किपर्स ब्लैक, दादाबाई नौरोजी, रॉबर्ट चेम्बर्स। ठीक है, तो इसका रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट के लेखक होने चाहिए रॉबर्ट चेम्बर्स है इसके लेखक। तो ऑप्शन 4 मैं सेलेक्ट करती हूँ और सेव कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नवउदारवाद को थोपा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी संस्था है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, तीसरा है अंतर अमेरिकी विकास बैंक IDB, चौथा है ब्रिक्स। तो इसका राइट होना चाहिए और अंतर अमेरिकी विकास बैंक। विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नव उदारवाद को थोपा गया है। निम्नलिखित में से कौन? हाँ, तो ऑप्शन 3 अंतर अमेरिकी विकास बैंक IDB को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? और सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? पहला है चीन, भारत, स्विट्जरलैंड और चौथा है फ्रांस। तो राज्य पूंजीवाद का उदाहरण, तो ऑप्शन 1 चीन, चीन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। चलिए इसे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रयोजनार्थ कॉर्पोरेट के कुल लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्यतः निवेश करना चाहिए? 5%, 4%, 3% या 2%? ठीक है, तो जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें डाउट हो या हमें उनका आंसर करेक्ट नहीं पता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है? प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो नहीं छोड़ना है। आंसर हमें सबके देने हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा-सा ये कर लीजिएगा, जैसे आंसर को आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए कि एक बार लास्ट में आप आके और चेक कर लीजिएगा इसको। क्या पता तब तक आपको क्लिक हो जाए माइंड में उसका आंसर, ठीक है? तो अभी इसे हम डाउट पे रखेंगे, ठीक है? इसको अभी चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीतियों का ऐसा समुच्चय जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने, अविनियमन, शुद्धताचारीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है कि इस निम्नलिखित में से किस रूप में की गई है? पहला है नव मार्क्सवाद, दूसरा है नव प्रकारवाद, तीसरा है नव उदारवाद और चौथा है फोरडिज्म। तो इसमें भी मुझे डाउट ही हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सकते हैं ऑप्शन नव प्रकारवाद और नव उदारवाद में मुझे डाउट हो रहा है। हुँ, ठीक है, इसको हम ऑप्शन 2 पर रखते हैं, वो भी इसे हम फिर से चेक करेंगे, ठीक है?
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी का माप क्या है? $1.0, $1.9, $3.5 और $4.5। तो इसका राइट है जो वो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1, $1.9। ठीक है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी का माप। अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2, $1.9 इसका सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन है हमारा। विश्व बैंक रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में श्रमिक बल में महिला का कामगारों का अनुपात कितना है? 15.6%, 24.5%, 27.9% और 31.8%। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए श्रमिक बल में महिला कामगारों का अनुपात। 24 तो ज़्यादा हो गया, 27 भी ज़्यादा है। 15 लग रहा है मुझे, तो 15.6%। ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन 1 है नील जे स्मेल्सर, डब्ल्यू रोस्टो, डैनियल लर्नर, एम रोजर्स। तो आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल ये तैयार किया गया था, अ, ये आपका तैयार किया गया था नील जे स्मेल्सर। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? वन ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। दूसरा है ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यूएनएफसीसी। तीसरा है ऑप्शन विश्व मौसम विज्ञान संगठन और चौथा है जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सेंट्रल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये है आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट नाउ यूएनएफसीसीसी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 आपका सही होगा। ऑप्शन 2 को हम सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? तो ऐसे जीके टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ये हमारे जो सब्जेक्ट रिलेटेड फर्स्ट पेपर होता है जीएस वाला उसमें भी आते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें एनवायरनमेंट से अगर रिलेटेड होगा तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन इसमें है देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? तो ऑप्शन 1 है लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना, दूसरा है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, तीसरा है जीवन के लिए जंगली बनना और चौथा है 7 बिलियन सपने एक ग्रह। तो इसका राइट है लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन 1 हम सिलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन में सांस्कृतिक परिस्थिति की शब्द गढ़ा है? ऑप्शन 1 है जे.एच. स्टीवर्ट, जी.एल. यंग, डब्ल्यू.आर. केटन जूनियर और 4 ऑप्शन है आर. डनलप। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 जे.एच. स्टीवर्ट। इन्होंने इनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, ठीक है, इसमें इन्होंने जो सांस्कृतिक परिस्थिति की ये शब्द इसमें ही दिया है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र सिंह, कैलाश सत्यार्थी, रुक्मणी बनर्जी और भरत वत्रम।
तो 1 और 2 में डाउट है, लेकिन मैं इसमें 1 चूज़ कर लेती हूँ। इसको हम सेव करते हैं, ठीक है? तो हमें एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं आ रहा तो हमें आगे बढ़ना है, उसको हम बाद में रिव्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1972 में, 1976, 1978 या 1989? तो सामाजिक वानिकी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था, ये किया गया था 1976 में, ठीक है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर 1976 को हम सिलेक्ट करेंगे, सेव कर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए जैसे-जैसे हम आंसर कर रहे हैं, हमारे ये जो ऑप्शन है ये ग्रीन होते जा रहे हैं और जिनके हमने अभी तक आंसर नहीं करे हैं, 78 में देखिए व्हाइट ही है। इससे आपको पता चलेगा हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं और कितने यहाँ पर भी देखिए 23 नॉट विजिटेड और 71 आंसर्ड यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन के साथ-साथ आप टाइम भी देखिएगा, टाइम यहाँ पर चल रहा है देखिए। तो ऐसा ही आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर सेंटर में साइड में टाइम, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है और किसी एक प्रश्न में आपको अधिक समय नहीं देना है, क्योंकि एक में ही अगर हम बहुत टाइम लगा देंगे तो जो हमारे और क्वेश्चन करने हैं वो सब छूट जाएँगे, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी हमें रीड आउट करना है, नहीं आ रहा है तो उसे आगे बढ़ जाना है, छोड़ देना है। ऐसी कोई बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन कुछ छूट भी गए तो कोई नहीं। लेकिन जो आ रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आते हैं वो उन तक हम पहुँचे ही नहीं और उन्हें हम पढ़ नहीं पाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस बात का ख़्याल रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न हम देख करते हैं, एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक विनिबंध मोनोग्राफ का लेखक कौन है? तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, नहीं नहीं पता मुझे ये जैसे, तो इसको अब मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता है। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता है इसका आंसर। तो मैं एक रैंडमली ऐसे सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? इस तरह करती हूँ, ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, तो इसमें क्या कर लेंगे, सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू। अगर टाइम बचेगा तो आ जाएँगे देखने, नहीं तो अपना आप सेव रहता है वो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, अधिनियम दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। तो इसमें से 1-2 के भी अगर आपको वर्ष पता है तो करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, लेकिन उसके लिए आपको 1 या 2 के सन सही पता होने चाहिए, करेक्ट। तो जैव विविधता अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली। तो 79 पे यहाँ पर हम देखते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो जैव विविधता और जैव विविधता अधिनियम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये है 2002 में पारित हुआ था और पर्यावरण याद है मुझे कि ये हुआ था ये उम, ये हुआ था 1986 शायद, 1986 लग रहा है। तो जैसे ए में तो सेकंड 2 दिए गए हैं, दूसरा ऑप्शन में भी ए में सेकंड है और तीसरे ऑप्शन में भी सेकंड है। तो अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये दिया गया था आपका 1972, 1972, तो सी का फर्स्ट दिया गया है देखिए, सी का फर्स्ट है, तीसरा, ठीक है? तो ए का सेकंड मुझे पता है इसका सन और इसका सी का फर्स्ट पता है, तो इससे इसमें ऑप्शन में अगर आपको मिल रहा है तो देखिए तीसरे वाले में मुझे मिल गया ये। तो बस अब बाकी 2 जो मुझे नहीं पता है, उसमें भी मैं उसी में 2 मुझे जो पता है उसमें इसका आंसर दे सकती हूँ, ठीक है? ऐसे ही करना है आपको, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर मैं सही करती हूँ, बाकी 2 हो जाने चाहिए उसमें करेक्ट। ठीक है? क्योंकि 2 का सन हमें पता है। ऐसे करके आपको वहाँ पर क्वेश्चन को करना है, तो इसे हम सेव कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबद्ध है? कैथलीन गॉफ, पॉल पॉलिन पुलेंडा, सी लेवी स्ट्रॉस, ए आर रैटक्लिफ ब्राउन। तो
सहसंबंध सिद्धांत की बात कौन करता है? ये करता है, देखो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही ना, तो यहाँ पर से इंग्लिश कर लीजिए, एरो दबाइए इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में आपको Alliance theory in kinship studies is associated with which of the following scholars? ठीक है, तो जो अलायंस थ्योरी है इसकी बात कौन करता है किनशिप स्टडी में? ये करते हैं लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन सहबंध सहबंध सिद्धांत, ये इसकी इंग्लिश नहीं आ रही है तो ठीक है। अगर आपने पढ़ा है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो अगर आपको समझ आ जाता है तो हिंदी में ही करिए, नहीं तो इंग्लिश उसको देख के समझ के कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक मेथड ये वाला भी है, तो इसको हम सेव कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड नीति से संबंधित है? 376, 377, 487 या 497? तो भारतीय दंड संहिता 2 लगा लेते हैं यहाँ पर, 377। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, नातेदारी शब्दावलियाँ विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती है। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन-सी श्रेणियों को परिलक्षित होती है? ऑप्शन 1 है सपिंड विवाह के लिए वरीयता, ऑप्शन 2 है भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता, चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह के लिए वरीयता, या चौथा है प्रतिषेधित भ्राता भगिनी सतीति विवाह, चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लिया हमने, और नातेदारी शब्दावलियां विवाह की वरीयता। ठीक है, तो इसका हमें लग रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता। ठीक है, ये इस श्रेणी में ही आएगा। ऑप्शन 2 को हम सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि 28 मिनट ही रह गए हैं। 83 क्वेश्चन देखिए। सम्मान बचाने के लिए हत्या, ऑनर किलिंग। देखिए, ऑनर किलिंग निम्नलिखित में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? परिवार एवं जाति, जाति एवं विधि, विधि एवं विवाह, महिला एवं खाप। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के लिए थोड़ा डाउट में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है परिवार एवं जाति होना चाहिए। तो इसको भी मार्क्स एंड रिव्यू करते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएनडीटी 1994 अधिनियम और इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन परिपाटियों का प्रतिषेध करता है? भारत में गर्भपात, दूसरा है भारत में लिंग चयन गर्भपात, तीसरा है बच्चे का गर्भपात करने की महिला की स्वायत्तता, चौथा है भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार। तो जो पीएनडीटी है ये आता है भारत में लिंग चयन गर्भपात के अंतर्गत, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 को हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक और लेखक मिलान करने हैं इसमें। तो देखिए, इसमें ये 1-2 भी आपको बुक के राइटर पता है करेक्ट, तो आप कर लोगे इसको आराम से। जैसे मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी बुक है जो, ये है सी का, यहाँ पर क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की है, ठीक है? एक हो गया। वैसे तो सी का 4 एक ही में दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर भी पता है, तो ये आपका है, ये है एसएफ नाडेल की। एसएफ नाडेल की है ये बुक, तो इसका हो जाएगा डी का आपका 5। हुँ, डी का 5, डी का 5 यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे मुझे 2 पता है, सी का 4 और डी का 5, तो ये यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन है देखिए, इसमें मिल रहा है। तो 2 भी पता है तो हम कर लेंगे आराम से, तो तीसरा यहाँ पर मेरे हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है? इसी में अगर अब हम देखें आफ्टर किनशिप, ये है आपका जेनेट कास्टरटर्न और इसमें दिया है डेविड एम स्नाइडर, ठीक है?
जो कि ये वाला मुझे नहीं पता है, लेकिन 2 के हिसाब से तीसरा वाला सही है यहाँ, इसको सेव कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष या पुरुष के पिता के घर में रहता है, तो इस प्रकार के निवास को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पति स्थानिक, दूसरा है वेरी लोकल, तीसरा है मातृ स्थानिक और चौथा है नव स्थानिक। तो जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष पुरुष के पिता के घर में रहता है, तो यहाँ पर पुरुष के पिता पति स्थानिक, हाँ, पति स्थानिक होगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 1 क सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 87 जो हमारा क्वेश्चन है, ये है प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है। ऑप्शन 1 है पुत्री का उच्च मूल्य, दूसरा है पुत्री के प्रति विरुचि, तीसरा है पुत्र के प्रति विरुचि और चौथा है विवाह के प्रति विरुचि, ठीक है? तो ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग पर बेस होते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको पढ़ के लग रहा है कि मुझे लग रहा है इसका पुत्री के प्रति विरुचि का होना इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे लग रहा है, ठीक है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो टेक्नोलॉज़ी है इसमें आपकी अगर इंटरेस्ट लड़कियों के प्रति नहीं है, तभी तो कराते हैं लोग ना। तो पुत्री के प्रति विरुचि ही लग रहा है इसमें, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग काम आती है आपकी, अब भले ही आपको आंसर नहीं पता है, पता हो या ना पता हो, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ के समझना ऑप्शन को समझना वहाँ पर काम आता है। तो ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, विश्व के कौन से सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्थान के कार्य से इंटरनेट का उद्भव हुआ था? पहला ऑप्शन है रक्षा शोध संस्थान ओटावा एस्टेब्लिशमेंट ओटावा, ठीक है? दूसरा है अमेरिकी रक्षा विभाग की उन्नत शोध परियोजना यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, तीसरा है बेल लेबोरेटरी, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? तो इसमें सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्थान, तो ऑप्शन 2 लग रहा है। एक बार आप नवोन्मेषी जैसे इसकी इंग्लिश थोड़ा हमें देखनी हो तो हम उसको इंग्लिश में करके कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इंटरनेट मोस्ट इनोवेटिव, हुँ, तो इसका राइट होगा अमेरिकी रक्षा विभाग, हाँ, 2 ही वाला हो लग रहा है, ठीक है? 2 ऑप्शन। तो नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर अवधारणा दी गई है और लेखक दिए गए हैं। तो जैसे टाइम कम बचा है हमारे पास, 18 मिनट ही बचे। तो अब पूरा क्वेश्चन ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे इसमें विश्व प्रणाली सिद्धांत का पता है, ये तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है इमैनुअल वालरस्टीन, ठीक है? ये है इसका राइट। तो जैसे मुझे डी का तीसरा मैं ढूँढूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में डी का तीसरा यहाँ पे 2 जगह दिया गया है। ये देखिए 2 में और 3 में। तो फिर एक और देखना पड़ेगा मुझे क्योंकि टाइम कम बचा है। तो एक और देखिए विलंबित आधुनिकता जो है, विलंबित आधुनिकता सी का मुझे लग रहा है यहाँ पर सेकंड होना चाहिए एंथोनी गिडिंग्स, ठीक है? विलंबित आधुनिकता एंथोनी गिडिंग्स लग रहा है, तो सी का अगर मैं सेकंड देखूँ, सी का सेकंड, तो ये हमारा आ रहा है सी का सेकंड तीसरे ऑप्शन में, ठीक है? और डी का 3 तो ऊपर और दूसरे और तीसरे में आ ही रहा है, लेकिन सी का सेकंड दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी पता है तो तीसरा लगाते हैं हम, तीसरा ऑप्शन सही करती हूँ, ठीक है? सेव कर लेते हैं, नेट भी नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सी एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है, का वर्णन करती है?
इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी, अंतर्वैयक्तिक संचार प्रौद्योगिकी, जनसंचार प्रौद्योगिकी या कार्यालयीय संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट होना चाहिए सूचना प्रौद्योगिकी के जो रूपों की बात करता है या वर्णन करता है इसका, तो ये सब चीज़ें आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार पर सही होना चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे बेस होते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है? इससे पहले भी बताया था मैंने आपको एक, तो इसको सेव कर लेंगे। तो 91 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, ये है डिजिटल विभाजन। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होने का परिणाम है? दूरदर्शन की दर्शक संख्या, उत्पादन में स्वचालित मशीनों का उपयोग, दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या औद्योगिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करना। ठीक है? तो इसका राइट होना चाहिए अ, डिजिटल विभाजन दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है? दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा यानी कि लेड पाए जाने के विषय में सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना में क्यों लिप्त हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने सोशल मीडिया में उपभोक्ताओं को भला बुरा कहा। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों का जवाब नहीं दिया, मना कर दिया और विरोध प्रदर्शनकारियों के लिंक डिजिटल रूप से हटा दिए। चौथा है उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या उनके उत्पाद में कोई खराबी है। ठीक है? तो ये चीज़ें न्यूज़ से रिलेटेड है, ठीक है? अगर न्यूज़ सुनी होगी आपने तो इसके बारे में बहुत न्यूज़ में भी आया था। तो इसका होना चाहिए ऑप्शन 3 लग रहा है मुझे। उन्होंने माफ़ी माँगने से मना कर दिया और विरोध प्रदर्शनकारियों के लिंक जो थे डिजिटल रूप से हटा दिए थे अपने सर्वर से। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? इसे सेव कर लेते हैं। कंप्यूटर हैकर्स से बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसे चालू करना चाहिए? वन ऑप्शन है स्क्रिप्ट, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, फायरवॉल। तो स्वयं को कंप्यूटर हैकर्स से बचाने के लिए फायरवॉल आएगा यहाँ पर, ठीक है? एंटीवायरस भी होता है लेकिन फायरवॉल फायरवॉल। अगला क्वेश्चन देखिए किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मत का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, मैक्स होखहाइमर, टी डब्ल्यू एडोर्नो। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 और 2 पे वो डाउट हुआ है। चलिए छोड़िए इसको हम फिर देखते हैं, ठीक है? वैसे स्टुअर्ट हॉल लग रहा है सांस्कृतिक मत। चलिए इसको मतलब रिव्यू कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कंबोडिया में कौन सा सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है? नेल नेशनल सोशलिस्ट, प्रो सीरियन नेशनलिस्ट ग्रुप, खेमर रूज, रिपब्लिकन पार्टी। तो इसका हो जाएगा खेमर रूज, ठीक है? सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी सामूहिक नरसंहार, खेमर रूज होगा इसका राइट आंसर। 96वां क्वेश्चन है प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है आपका एपीमेट्रिक्स, सेनेट्रिक, संकेत विज्ञान, सिग्मा मैट्रिक्स, सिग्ना मैट्रिक्स, ठीक है? तो प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के लिए तो प्रतीक हमें संकेत के माध्यम से मिलते हैं, तो यहाँ पर संकेत विज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए टाइम भी रेड हो गया शो, क्योंकि जहाँ पर से 10 मिनट से कम बचे होते हैं हमारे, तो टाइम रेड कलर में शो होने लग जाता है। ये देखिए, जब हम रियल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तभी भी ऐसा ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी अब हमारे पास टाइम नहीं है और जल्दी-जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारे अभी 97
3 4 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए क्वेश्चन है सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? तो अगर आंसर आता है तो आप करेक्ट ही लगा दीजिए और उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। लेकिन सर्वनाश और आधुनिकता के बारे में जो बात करते हैं, वो करते हैं यहाँ पर जिगमैन और बॉमन, ठीक है? जिगमैन बॉमन, 1 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में अपिकू आंदोलन प्रारंभ हुआ था? अपिकू आंदोलन ये हुआ था केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है? तो ये हुआ था आपका कर्नाटक, कर्नाटक में अपिकू आंदोलन। हुँ, कर्नाटक 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है आपको, ठीक है? किसी भी राज्य के पारंपरिक खेल क्या हैं? जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ये है कुछ ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो जल्लीकट्टू है, ये है आपका तमिलनाडु का खेल है ये, पारंपरिक तौर पर हर वर्ष वहाँ पर खेला जाता है। ऑप्शन 1 सही होगा, सेव कर लेते हैं और अभी हमारे पास 7 मिनट बचे हैं कुल। तो हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए, लेकिन फिर भी हमें अभी ये जो पर्पल कलर में है दिख रहे हैं आपको, ये अभी हमें फिर से चेक करने जाना है। तो हम जैसे इसे करते हैं, देखिए इस प्रकार से करना है आपको। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है, पारंपरिक घरानों और संगीत यज्ञों का कौन-सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो बनारस घराना दिया है, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना और पटियाला घराना, ठीक है? गिरजा देवी, मोंगूबाई, कुर्डिक्कर, किशोरी उमेनकर, बड़े गुलाम अली खां। हुँ, पटियाला घराना, बड़े गुलाम अली खां, चौथे और दूसरे में डाउट, लेकिन चलिए इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ग्वालियर घराना, मोगूबाई, कुर्डिक्कर, इसको सेव कर लेते हैं, ओके। ये हमने कर दिया, हो गया हमारा। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम जाते हैं से यहाँ पे देखिए, अभी हमारे पास 5 मिनट और बचे हैं। तो क्या करना है हमें 5 मिनट में, लास्ट 5 मिनट में, तो ये पर्पल कलर में 20 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हमें क्लिक करना है, ये हमने कर दिया क्लिक और ये हम आ गए 20 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है? तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस पर हमने ये डाउटली यहाँ पर लगाया था, तो इसको इसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे चेंज कर लेते हैं, अगर हमें ऐसे नहीं पता है, चेंज कर लेते हैं हम। लेकिन अब हमको उसको सेव कर देना है, ठीक है? और फिर हम आ जाते हैं 26 पे, ठीक है? 20 क्या है? 24, 24 पे आ जाते हैं हम। जल्दी से इसको हमने 4 करा है, ठीक है? तो हम जैसे 4 करा है, तो 4 ही रहने देते हैं, लेकिन हमको इसको सेव बटन दबा देना है, ठीक है? अब हमें छोड़ना नहीं है ऐसे पर्पल कलर में। 36 वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से, 4 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो 36 में हमने क्या करा है? 36 वाले में हमने 1 को सिलेक्ट किया है। किस समुदाय की जनसँख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? ठीक है? हाँ, इसमें यहूदी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम 67 पर। 67 पे आ गए। 67 पे इसको ऐसे ही हम सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम 68, 68 को हम 68 को दबाते हैं। ठीक है? 68 में हम 3 करा है, 3 को हम 2 में डाल देते हैं, ठीक है? इसका आंसर नहीं पता है जिसका हमें, उसको वैसे ही सेव कर लेते हैं। 69 पे जाते हैं हम, 69 क्वेश्चन आ गया, तो इसको इसका जैसा हमने 2 करा है, 2 को 3 कर लेते हैं, 3 या 4 कर लेते हैं रैंडम। तो ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन किसी को आते होंगे ना, तो जहाँ पर जो नहीं है लेकिन उसको हम लास्ट में ऐसे करके चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? अब हम आ जाते हैं 78 क्वेश्चन पर, ठीक है? इसमें हमने क्या करा है 78 में हमने सेलेक्ट करा है 3, तो यहाँ पर हम 78 पे 4 कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही 4 कर लेते हैं चलो। अभी हमें पढ़ने का भी टाइम नहीं है क्योंकि 2 मिनट बचे हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं 83 है ये, 83
3 को दबा के हम यहाँ आ जाते हैं। 83 पे हमने क्या करा है 1 को सिलेक्ट करा है, ठीक है? 1 ही अगर हम रहने देना चाहें तो 1 ही रहने देते हैं, सेव कर लेते हैं और अब ये है 94 को दबा के हम आ जाते हैं 94 वाले क्वेश्चन में। आ गए? ये देखिए आ गए हम और 2 मिनट बचे हमारे पास, ठीक है? तो 94 को हमने क्या किया है, 94 में हमने लगा रखा है 2 तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो किसने इस बात पर बल दिया है कि किसी सांस्कृतिक मत का विश्लेषण संस्कृति के ही परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। तो हमने इस पे लगा रखा है डेविड हेल्ड, ठीक है? डेविड हेल्ड लगाया है। तो इसको भी अगर हम ऐसे ही रैंडमली इधर लगा देते हैं, नहीं पता है तो इसको हम ये हमने सेव कर लिया, ठीक है? अब देखिए सेव कर लिया, यहाँ पर जो हम इस वेबसाइट में यूजीसी नेट या एनटीए नेट की वेबसाइट में जो मॉक टेस्ट हम देते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सबमिट कर कर दें। जिस भी टाइम में हमने अपने सवालों को सॉल्व कर लिया है, हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं करूँगी, ये सबमिट बटन दबाऊँगी तो हो जाएगा। लेकिन इसी बटन को अगर हम एग्ज़ाम्स में कर ये टाइम बचा है और हमने दबा दिया, तो पेपर सेंड नहीं होता। ये अपने ही टाइम पे वो लेते हैं पेपर को, ठीक है? हमारे पहले दबा देने से कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो इस बात का हमको ख़्याल रखना है वहाँ पर लेकिन हमें एग्ज़ाम खत्म होने से पहले 5 मिनट पहले जब ये टाइम रेड हो गया हमारे सारे क्वेश्चन ये 1 से लेके 100 तक ग्रीन हो जाने चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमें 5 मिनट पहले हमें चाहिए कि हम जल्दी से जो डाउट में है क्वेश्चन या जो हमने नहीं किया अटेम्प्ट उसको जाके कर लें। तो 5 या 10 मिनट पहले हमें ये जल्दी से कर लेनी चाहिए, ठीक है? और अब हमारे पास देखिए 10 सेकंड बचे हैं, अब सबमिट बटन दबाते हैं। तो ये देखिए एग्ज़ाम्स में भी ऐसा ही आता है कंप्यूटर में, थैंक यू सबमिटेड हो गया टाइम खत्म, वो उसने ले लिया, ठीक है? अगर अब अगर हम अपना व्यू रिज़ल्ट इस पर देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल एग्ज़ाम होता है, उसमें रिज़ल्ट नहीं दिखता है, ठीक है? उसमें रिज़ल्ट 1 महीना लगता है ये आने में। तो अभी हम चेक कर लेते हैं ऐसे ही, उसमें देखिए कितने सही हुए हमारे। तो हमारे टोटल नंबर कितना है, वाओ! स्कोर देखिए हमारा। तो स्कोर टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट जो हमने करे हैं 100 में से टोटल अटेम्प्ट 100 करे हैं। करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं 95, वाओ! गुड। इनकरेक्ट आंसर हुए 5, ओके। स्कोर हमारा हुआ है 190, वाओ! बहुत अच्छा हुआ है। तो ये देखिए, इस प्रकार से अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो कहने का मतलब यही है कि आपका ये बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा हमारी तैयारी किस लेवल की हो रही है और जो मेन एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आपको डर जो एग्ज़ाम फ़ोबिया होता है ना बच्चों के मन में घबराहट सी होती है, वो नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए, अब इसमें तो पता चलेगा नहीं कि 5 कौन से गलत हुए हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो हमने लास्ट में रैंडमली सेलेक्ट कर दिए थे, उन्हीं में से हुए हैं ये, ठीक है? चलिए कोई नहीं, लेकिन इसी प्रकार से आप इस साइट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।